नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा और आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। ये है नई सोच। कई दिनों से जो कयास लगाए जा रहे थे कि लोकसभा का स्पीकर जब चुना जाएगा, तो उसमें शायद एनडीए गठबंधन में खुद भी टूट हो सकती है। लेकिन आज लोकसभा का स्पीकर ओम बिरला को एक बार फिर से चुन लिया गया है। 17वीं लोकसभा के स्पीकर रहे ओम बिरला एक बार फिर से अब 18वीं लोकसभा के स्पीकर बन गए हैं बल्कि, और अब वो ही सदन के अध्यक्ष हैं। अनुराग, आपका बहुत स्वागत है। आज लोकसभा के स्पीकर को लेकर जो कल तक असमंजस था कि के सुरेश भी वहां पर चुनाव में अब आ गए थे इंडिया गठबंधन की तरफ से, अब उनके जो आज चुनाव हुआ उसमें ओम बिरला की आज जो कयास लगाए जा रहे थे जीत होगी ही, और वो जीत हो गई है। देखिए, कयास तो ठीक लगाए जा रहे थे कि ओम बिरला की जीत होगी। जीत क्यों होगी? क्योंकि एनडीए हम्म। के पास जो नंबर है वो ज्यादा है और वहीं इंडिया अलायंस के पास जो नंबर है वो कम है। परंतु देखने वाली बात है कि ओम बिरला का जो चुनाव है, जो स्पीकर का चुनाव है, हम्म। वो मतों से नहीं, वो ध्वनि मत से जीता गया चुनाव है। जी। वो काउंटिंग के द्वारा जीता गया चुनाव नहीं, वो ध्वनि मत के द्वारा जीता गया चुनाव है। ठीक इसी हम्म। प्रकार का काम जब किसान आंदोलन चल रहा था, चलने से पहले जो हम्म। 3 कृषि कानून लाए गए थे, उन्हें भी संसद से ध्वनिमत से पास कराया गया था। देखिए, हम्म। ये ज़रूरी नहीं है कि वोटिंग के द्वारा ही किसी बिल को पास करवाया जाए या फिर किसी भी चुनाव, परंतु ये स्पीकर के ऊपर निर्भर करता है, जो वहाँ पर बैठा होता है कि वो कैसे उस चीज़ को पास करे। ओम बिरला का जो चुनाव है वो ध्वनिमत से जीता गया चुनाव है। क्योंकि आप देखना, कहीं न कहीं इंडिया और एनडीए दोनों के लिए एक खुशी की खबर कह लीजिए, सुखद खबर है। क्योंकि देखिए, अगर वोटिंग से चुनाव जीते, क्योंकि ओम बिरला का जीतना तो निश्चित था कि वो चुनाव तो निश्चित जीतेंगे, जी। क्योंकि एनडीए के पास नंबर था। परंतु वो नंबर कम हो सकता था, और क्या पता तो वो नंबर एनडीए का कम होता, या क्या पता वो नंबर है जो इंडिया अलायंस का कम होता। इंडिया का तो कौन? ये चुनाव ध्वनिमत से जीता गया चुनाव है। भले ही विपक्ष की हार इस चुनाव में हुई, क्योंकि उन्होंने भी अपना उम्मीदवार उतार रखा था। इससे अच्छा होता तो विपक्ष हम्म। अपना उम्मीदवार नहीं उतारता, कम से कम उन्हें इस देखिए, हार तो हार होती है, भले वो ध्वनिमत से हार हो या जी। फिर वो वोटिंग के द्वारा हार हो। परंतु विपक्ष आज स्पीकर का चुनाव निश्चित रूप से हार चुका है और ओम बिरला दोबारा बन चुके हैं। देखिए, आज बड़ी एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई जब नेता विपक्ष बन चुके। अब तो राहुल गांधी, अब उन्हें कांग्रेस नेता, फिर हाँ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कहने की जगह अब नेता विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन कहा हम्म। जाएगा राहुल गांधी को। राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी के साथ जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, फिर दोनों, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, ओम बिरला को अपने सिंहासन पर, उनकी स्पीकर की कुर्सी पर बैठाते हैं। देखिए, ये कुछ तस्वीरें होती हैं, कुछ पल होते हैं जो लोकतंत्र की खूबसूरती को बयां करते हैं। देखिए, जी। चुनावी रैलियों में हर व्यक्ति ने एक दूसरे के ऊपर पलटवार किया, हर पार्टी ने एक दूसरे की पार्टी के ऊपर तमाम आरोप लगाए। परंतु जब कुछ ऐसे हम्म। पल होते हैं, ऐसे पल आपने यूपी विधानसभा में देखे होंगे, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के, जब सतीश महाना को विधानसभा के स्पीकर पे बैठाया गया। देखिए, आज सबसे हम्म। ज़्यादा खुशी की बात भाजपा के लिए इसलिए, क्योंकि देखिए, भाजपा ने, भले ही भाजपा को बहुमत नहीं था, परंतु भाजपा की हर चीज़ में चली है। उनके जो जी। समर्थक घटक दल है, उनको कोई मंत्रालय नहीं दिए गए, जिसकी हवा विपक्ष ने बना रखी थी कि इन्हें तो किसी के हम्म। सहारे की ज़रूरत है। देखिए, निश्चित रूप से आज भाजपा ने साबित कर दिया कि भले ही उनका नंबर कम हो गया हो, परंतु अभी भी वो अपनी जो जिस प्रकार पहले सरकार चलाते थे, कहीं न कहीं वो झुकने के मूड में नहीं है भाजपा। भाजपा जिस प्रकार फैसले लेती थी, निश्चित रूप से अभी तो उनका जितना भी तीसरी सरकार बनने के बाद जितने उनके फैसले दिखे, जितने उनके मंत्रालयों का बँटवारा चला, तो उसी से यही हम्म। लग रहा है कि अब भाजपा नहीं झुकेगी। जिस प्रकार पहले थी, उसी प्रकार अगर उनका गठबंधन सही रहता तो चलती जाएगी। आप देखना कि स्पीकर का बिल्कुल। पद भी भाजपा के पास है, और तमाम गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, किसी भी बड़े-बड़े मंत्रालय सभी आज भाजपा के पास, और स्पीकर का पद भी भाजपा के पास है। तो निश्चित रूप से भाजपा ने अपनी ताकत दिखा दी, भले ही विरोधी कुछ भी कहते रहे इस चुनाव में। बिल्कुल, तो अनुराग, आप ठीक कह रहे हैं कि सारे जो पद हैं वो बीजेपी ने अपने पास, महत्वपूर्ण जो पद हैं वो अपने पास रख लिए, और राज्य मंत्री, स्वतंत्र राज्य प्रभार, ये सब उनके घटक दलों को एनडीए में दिए गए हैं। तो क्या आप देखते हैं इसमें कि आम सहमति एक तरीके से अभी दिख रही है, या फिर ये आगे चलकर किसी टूट में बढ़ सकती है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि पद की लालसा तो सबको होती है। तो जो मतलब अभी फिलहाल जो दिख रहा है, क्या वो स्थिति आगे तक बरकरार रहेगी? जी, बिल्कुल।
आप देखिए कि मैं फिर कह दूं कि आज का जो स्पीकर का चुनाव है वो ध्वनिमत से हुआ। अगर वो वोटिंग से होता तो हम्म। आज पता लग जाता किसका नंबर ऊपर जाता, कौन नाराज है, कौन किसके साथ है, परंतु वो ध्वनिमत से हुआ। तो इस कारण वो तस्वीरें आज संसद के पटल पर सामने नहीं आ पाई। परंतु आप देखिए कि हम्म। टीडीपी और जेडीयू ने क्या मिला है, आप गौर कीजिए कि मिला क्या है। क्योंकि देखिए जिस पार्टी के जी। सहारे अ, सरकार टिकी होती है, देखिए दो ही पार्टी है सबसे मजबूत, तो वहां पर जेडीयू और टीडीपी दोनों के सहारे सरकार हम्म। टिकी होती है। क्योंकि आप देखिए कोई भी व्यक्ति जब किसी भी पार्टी किसी सरकार के साथ गठबंधन में जाती है तो वो देखिए कि एक तो भाजपा को दो व्यक्तियों को मनाना है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, दोनों को हम्म। खुश कर वो अपनी सरकार चला सकते हैं 5 साल तक। अगर आप इंडिपेंडेंट हम्म। किसी भी एमपी का साथ रखे या फिर छोटी मोटी पार्टियों का साथ रखे, दो 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 जिसकी सीटें है, तो आप कितनों को मनाओगे? इससे तो अच्छा एक चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को मनाओ, बाकी नाराज होते हैं तो होने हम्म। दो। इसी प्रकार का जो प्लान है या कह लीजिए फॉर्मूला है, ये हरियाणा के अंदर भाजपा ने किया था। देखिए भाजपा ने जब सरकार बनाने का समय आया था हरियाणा में 2019 के अंदर, उन्हें बहुमत नहीं मिला था। उनके पास हम्म। दो ऑप्शन थे, या तो फिर वो जजपा के साथ जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी थी, उनकी 10 सीटें थी, उनके साथ गठबंधन में सरकार बनाए, या फिर निर्दलीय 8 थे, उनके गठबंधन के साथ वो सरकार बनाए। और निर्दलीय ने भी भाजपा को समर्थन दे रखा था, परंतु भाजपा ने निर्दलियों के साथ साथ दुष्यंत चौटाला का समर्थन से सरकार बनाई जजपा के से। क्योंकि भाजपा को पता था कि निर्दलीय तो आज हमारे पास है, कल दूसरा कोई बड़ा ऑफर दे तो निकल के किसी के पास जा सकते हैं। इसलिए 5-6 को मनाने से अच्छा हम दुष्यंत चौटाला को मना के रखते हैं, 2-3 महकमे उन्हें दे देंगे, क्योंकि वहां तो 6-7 महकमे जाते हैं इंडिपेंडेंट के। हम्म। दुष्यंत को 3-4 महकमे दे दिए गए, तो वो 4.5 साल तक उनके साथ रहा। और ठीक इसी प्रकार अगर इन्हें अच्छे महकमे मिले होते, अच्छे मंत्रालय टीडीपी और जेडीयू को मिले होते, तो निश्चित रूप हम्म। से ये नहीं जाते। परंतु आप ये मत समझिए कि प्रधानमंत्री की ये जीत है या फिर भाजपा की ये जीत है कि स्पीकर का चुनाव वो जीत गए। देखिए स्पीकर का हम्म। चुनाव निश्चित रूप से अगर सरकार बनी है उनकी, उनके पास 293 एमपीओ का समर्थन पत्र है, तो निश्चित रूप से उनका स्पीकर का चुनाव तो उन्हें जीतना था। परंतु जी। पार्टियां में गठबंधन कब टूटते हैं? मंत्री पद की नाराजगी को लेकर, अपनी किसी हम्म। पॉलिसी, आप देखना जैसे जैसे संसद चलेगा, जब बिल आएंगे तो बिल पे नाराजगी आएगी। आप देखना एनआरसी के मुद्दे हम्म। पर क्या जेडीयू सहमत हो पाएगी, टीडीपी क्या सहमत हो हम्म। पाएगी? आप देखना। मेरा बिल्कुल। मानना है कि वैचारिक बिल्कुल। रूप से जो जेडीयू और टीडीपी की विचारधारा है वो भाजपा से कहीं भी मेल नहीं खाती। भले ही उन्हें मंत्रालय नहीं बिल्कुल। मिले, और मंत्रालय हाँ, सबसे बड़ी नाराजगी की वजह बनेगा। बिल्कुल, हम लगातार बात करते हैं कि टीडीपी और जेडीयू ये सब जो इनकी विचारधारा है वो बीजेपी से थोड़ी-सी इतर ज़रूर है। लेकिन फिलहाल आपसी सहमति तीनों पार्टियों में बनती दिखती है और फिलहाल आज ओम बिरला भी यहाँ पर स्पीकर का चुनाव जीत गए हैं। भले ही ध्वनि मत से जीते हों लेकिन स्पीकर आज वो चुने गए हैं दोबारा से 18वीं लोकसभा के। अनुराग आपने अच्छी तस्वीरों की बात की। आज जाते-जाते अ, अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इमरजेंसी की याद दिला दी, काले इतिहास की याद दिला दी भारत के, जब उन्होंने कहा कि एक तरीके से वहां पर संविधान को कुचला गया। तो उसकी भी याद दिलाते हुए वहां पर आपस में टकराव इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में देखने को मिला। वहां पर विपक्ष शोर मचा रहा था, मौन भी रखा गया 2 मिनट के लिए। देखिए, निश्चित रूप से ये देखिए स्पीकर का काम क्या होता है, स्पीकर को निष्पक्ष होना चाहिए, परंतु सबको पता है हम्म। कि स्पीकर जिस पार्टी से होता है उसी का पलड़ा या फिर उसी का समर्थन करेगा। कांग्रेस के दौर में भी ऐसा था, भाजपा के दौर में भी ऐसा है। परंतु आप देखना कल हम्म। इमरजेंसी 25 जून थी कल, तो कल भाजपा के हेडक्वार्टर में एक प्रोग्राम किया गया था जिसको हम्म। जेपी नड्डा जी ने एड्रेस किया था उसको। तो निश्चित रूप से जी। भाजपा ये चाहती है कि जो संविधान की कापियां लेकर अपने आप को ये संविधान का रक्षक बताते हैं, संविधान को बचाने की बात करते हैं, कहीं न कहीं यही वो कांग्रेस पार्टी है जिसके नेताओं ने इमरजेंसी लगाकर देश के संविधान को कुचलने का काम किया है। देखिए मेरा मानना है हम्म। कि कांग्रेस पार्टी को जिस रूप से अपने इमरजेंसी के, अगर आप जिस पार्टी से देखिए सपा अपना किनारा कर सकती है इमरजेंसी से, सपा उसके विरोध में जा सकती है, कहेगी हमने तो उस टाइम संघर्ष किया था, क्योंकि मुलायम सिंह, लालू यादव, चौधरी चरण सिंह, तमाम इन हम्म। बड़े-बड़े नेताओं ने संघर्ष किया। तो आप देखिए सपा तो कह सकते किनारा कर सकती है इससे, कांग्रेस से, कि जी। इमरजेंसी गलत थी, और उनके कई नेताओं ने भी, प्रवक्ताओं ने भी कहा कि इमरजेंसी का हम समर्थन नहीं करते, वो कदम गलत था। परंतु कांग्रेस कैसे इससे किनारा करेगी? कांग्रेस की तो नेता थी, और इंदिरा गांधी से बड़ा कांग्रेस में अभी तक कोई नेता नहीं, भले जवाहरलाल नेहरू लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, परंतु जो छवि इंदिरा हम्म। गांधी की थी, वो छवि आज तक दोबारा इस देश में किसी प्रधानमंत्री की नहीं बन पाई, भले ही नरेंद्र मोदी कितने दावे कर ले। तो आप सबसे हम्म। बड़ी कांग्रेस की लीडर के ने जो फैसले लिए थे, अगर आप अपनी पार्टी के फैसले को डिफेंड नहीं कर पा रहे, तो निश्चित रूप से वैचारिक रूप से ये आपकी हार है।
हल्ला करने से थोड़ी जी। होगा। आप जवाब दीजिए सत्ता पक्ष को या फिर जो आपके विरोधी हैं। देखिए, अगर कांग्रेस के पास एक ये भी जवाब हो सकता है, इमरजेंसी लगाना बिल्कुल गलत कदम था, परंतु अब जिस पार्टी में आपकी पार्टी का वो कदम था, तो उसको डिफेंड करने के इतनी आपके अंदर समझ होनी चाहिए कि आप उसे डिफेंड कर पाए। हल्ला करने से या फिर मौन के समय उन्होंने हल्ला किया विपक्ष ने, उससे क्या साबित हो पाएगा? उससे कुछ साबित नहीं हो पाएगा, क्योंकि जी। आप देखिए, ये विडंबना है। इससे बड़ी आप कह लीजिए लोकतंत्र का देखिए ये मजाक ही है। आप देखिए कि जिस पार्टी के नेता ने कभी लोकतंत्र को कहीं न कहीं खत्म करने की कोशिश की गई थी, लोकतंत्र का कत्ल किया गया था। हुँ। आज उसी पार्टी के नेता संविधान की किताबें लेकर संसद में शपथ लेते हैं और संविधान बचाने की बात करते हैं। राहुल गांधी इससे पहले कहाँ गए थे या फिर कांग्रेस के तमाम नेता इससे पहले कहाँ गए थे? आप देखना यूपीए 1 को बिल्कुल, देख लीजिए, 2 को देख लीजिए। और बिल्कुल और भाजपा अनुराग मैं अब हाँ, जी, जी। मैं कहता हूँ कि भाजपा भले ही कैसी अभी सरकार में है, परंतु भाजपा ठीक कहती है। जब वो इमरजेंसी देखिए, इमरजेंसी तो काला धागा कांग्रेस पे वो कभी नहीं मिटेगा जब तक कांग्रेस पार्टी हुँ, रहेगी और चुनाव लड़ेगी। क्योंकि भाजपा को भी तो ये आरएसएस से जोड़कर कहीं न कहीं मुस्लिम लीग से या फिर कह लीजिए उनके जो वीर सावरकर है, तो उनके ऊपर भी तो हुँ, कहीं न कहीं कांग्रेस वाले तंज कसते हैं। और देखिए भाजपा वाले या फिर जो आरएसएस के विचारक हैं, समर्थक हैं, वो वीर सावरकर को वीर मानते हैं, परंतु आप देखना राहुल गांधी जी के प्रति कैसे बयान दे थे। ये तो दोनों पार्टी की विचारधारा, हर पार्टी अपने आदर्श को या फिर जिसकी विचारधारा पर चलती है वो डिफेंड करते हैं। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस को भी भले ही इमरजेंसी गलत कदम था, परंतु एक पार्टी उनकी पार्टी होने के नाते उन्हें डिफेंड विरोध से नहीं, उनका जवाब देकर, उनके सवालों का जवाब देकर डिफेंड करना चाहिए। बिल्कुल और इतिहास को लेकर हमेशा एक-दूसरे को घेरने की कोशिश जारी रहेगी और जारी रहनी भी चाहिए क्योंकि ये हमारे देश में एक बहस करने का तंत्र जो है, वो एक अच्छा है और वही लोकतंत्र की एक पराकाष्ठा दिखती है वहाँ पर। और अनुराग अब स्पीकर को लेकर तो तय हो गया है कि ओम बिरला स्पीकर बनेंगे। लेकिन जो डेप्यूटी स्पीकर पद की माँग विपक्ष कर रहा था, वो तो उन्हें नहीं दिया गया इसीलिए उन्होंने के सुरेश को वहाँ पर स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया इंडिया गठबंधन ने। तो आगे अब डेप्यूटी स्पीकर पद को लेकर क्या प्रावधान रहेगा? 17वीं लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर नहीं था। देखिए, पहली बात तो अगर स्पीकर का चुनाव जब इन्होंने 19 में ही नहीं करवाया, 19 से लगातार डिप्टी स्पीकर का था जो पद है वो खाली था। और अगर मुझे लगता है कि जी। भाजपा या फिर जो एनडीए है जिसे भाजपा लीड करती है, तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा उसको लेकर डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर गंभीर है। क्योंकि आप देखिए ना, हुँ, भाजपा किसी दूसरे को देना चाहती, भाजपा को पता है कि अब देखिए अगर भाजपा बहुमत में होती तो कहीं न कहीं एक बार विचार कर लेती। परंतु भाजपा अकेली, भाजपा अल्पमत में है, बहुमत का आंकड़ा नहीं है उसके पास, वो गठबंधन में है। तो मुझे नहीं लगता कि वो, क्योंकि हुँ, स्पीकर अब भाजपा का बन चुका है, भाजपा को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो डिप्टी स्पीकर किसी जी। दूसरे को दे या फिर अपने ही सहयोगियों को दे। वो ऐसा खतरा नहीं लेगी, मेरा हुँ, ये मानना है। बिल्कुल। जी। अनुराग अब स्पीकर से हटकर कल कल हम आ नहीं पाए थे क्योंकि कुछ तकनीकी खराबी थी। तो कल जो सदन में जो ड्रामा देखने को मिला, एक तरफ जहाँ हिंदू राष्ट्र के नारे लगे तो वहीं दूसरी तरफ जय फ़िलिस्तीन के नारे लगे। तो शपथ लेने के बाद, क्या आप इसको किस तरह से देखते हैं कि दोनों ही चीज़ें वैसे तो मेरे हिसाब से खराब हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप शपथ लेने आए हैं, अपनी शपथ लीजिए और ऐसे मतलब जय हिंद के अलावा आप कोई और नारे कैसे लगा सकते हैं यहाँ पर? देखिए, आप देखिए, ये विडंबना है हमारे लोकतंत्र की। देखिए, आप संसद जी। के अंदर शपथ लेने आया है, आप जय हिंद बोलिए, आप वंदे मातरम बोलिए, आप हमारे भारत माता की जय बोलिए, उसमें इन्हें शर्म आती है क्या बोलने में? जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है इन्हें? ये ऐसे देखिए अपना हुँ, प्रोपेगेंडा चलाते हैं। जिस देखिए ऐसे कई नेता थे और कई पार्टियों के नेता थे जिन्होंने ऐसी हरकत वहाँ पे की, और वहाँ देखिए जब ऑपोजिशन वालों ने की, तब तो सत्ता पक्ष ने हल्ला किया, जब सत्ता पक्ष वालों ने की, तब विपक्ष ने हल्ला किया। बिल्कुल परंतु एक जो एक गेम सा प्रोपेन चलने लग गया वहाँ पर, एक गेम सा चलने लग गया जहाँ पर एक तरफ आपको जय श्री राम, हिंदू राष्ट्र और हेडगेवार जिंदाबाद और दूसरी तरफ से जय भीम, जय अवधेश, ये सब नारे देखने को मिले। देखिए, मेरा मानना है, देखिए सबकी आस्था राम में भी सबकी आस्था है, जो व्यक्ति जिस चीज़ को मानता है उसकी आस्था उसमें होती है। परंतु हुँ, संसद के अंदर आप देखिए सबको समान अधिकार है, वहाँ पर आप संविधान के तहत पहुँचे हैं, लोकतंत्र के दायरे में आके पहुँचे हैं, तो उस लोकतंत्र की गरिमा को भी बनाए रखना चाहिए। अगर आप इस प्रकार का व्यवहार वहाँ पर करते हैं, तो हर व्यक्ति, कल दूसरा व्यक्ति भी उठ के ये बोलेगा, कल तीसरा व्यक्ति भी उठ के वहाँ बोलेगा, और मेरा मानना है कि वहाँ पर कहीं न कहीं ये आगे से सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर दोबारा संसद के अंदर ऐसी, मेरा तो मानना है कि अभी कार्रवाई की जाए, जिन्होंने भी ऐसी हरकत की है कि कुछ
हटकर बोला है तो उन्हें दोबारा शपथ दिलाई जाए, उनको संसद की कार्रवाई से हटाना चाहिए ऐसे शब्दों को। आप कैसे बोल सकते हैं आप संसद में? जय हिंद बोलने में इन्हें शर्म आती है क्या? वंदे मातरम बोलने में शर्म आती है क्या? भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है क्या इन्हें? आप देखिए कि अपने नेता का नाम ले रहे हैं। अरे ठीक है, बहुत नेता हैं इस देश में। भारत माता से बड़े भी हो गए क्या? आप देखिए, जय हिंद से बड़ा कोई शब्द है क्या? जय हिंद बोलने में क्या शर्म? जय हिंद बोलिए आप। पर पता नहीं क्या-क्या बोल देते हैं, एक शब्द आगे लगा देते हैं, फिर पीछे से जोड़ देते हैं। निश्चित रूप से मेरा मानना है कि ऐसी हरकतें, ऐसे बयानबाजियाँ गलत है, भले ही वो किसी भी पार्टी के सांसद हो, और ये संसद की गरिमा के खिलाफ और लोकतंत्र की हमारी गरिमा के खिलाफ हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल आपको मर्यादा में रहना चाहिए। आप एक जनता के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहाँ पर, और अगर आप ऐसे पहले ही दिन ऐसा करेंगे तो इससे क्या मैसेज जाएगा? पहले दिन ही संविधान को लेकर उसकी अवमानना करेंगे, तो ऐसे में आपके लिए एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होगा कि आपकी समझ पर, आपकी सोच पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका, और जनता पर भी उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अनुराग, आपका बहुत शुक्रिया। ओम बिरला को आज लोकसभा चुन लिया गया है, और अब डेप्यूटी स्पीकर पद को लेकर क्या आगे प्रावधान रहता है, इसको भी देखना ज़रूरी होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार।